starting the new topic of practical section, that is the preparation of microscopic sections. It means when we are preparing some histological slides or we are observing some tissue under the light microscope, it has been processed through various sections. जब हम किसी सेक्शन को तैयार करते हैं, माइक्रोस्कोपिक सेक्शन को यानी टिश्यू के सेक्शन को, तो क्या होता है कि वो बाकायदा किसी प्रोसेस वगैरह से गुजरता है। उसके कई प्रोसेसेस हैं। डायरेक्टली हमारे पास इस तरह नहीं होता कि हमने कोई टिश्यू काट लिया और उसको हमने अंडर लाइट माइक्रोस्कोप उसको ऑब्जर्व किया और वो हमें नज़र आ गया। वो कई मराहल से गुजरता है, तभी जाके हमारे पास वो जो टिश्यू है वो नज़र आता है। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस है, दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कलेक्ट सैंपल फ्रॉम द टिश्यू, फ्रॉम द ऑर्गन्स। सो when we are collecting any sample, it should be taken soon after the death of an animal. जो ही जानवर की डेथ हो जाती है उसके फ़ौरन बाद हमने क्या करना है, हमने उस ऑर्गन से टिश्यू लेना है और वो उसमें देर नहीं होनी चाहिए। अगर हम उसमें देर करेंगे, उसमें टाइम लगाएंगे, द रिजल्ट विल बी that there are some autolytic changes occurs inside these cells or tissues. They disturb the integrity of cells. कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि लाइसोसोम्स से रिलीज होते हैं। वो क्या करते हैं कि उसकी वजह से फिर उस सेल की डिजनरेशन हो जाती है, टिश्यू की डिजनरेशन हो जाती है। फिर जिसकी वजह से डेथ हो गई है, कुछ जो चेंजेस जो कि एक्चुअल काज थे उस चेंज के, वो ऑटोमेटिक चेंजेस के साथ मिक्स हो जाते हैं। फिर हम टिश्यू को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। वहाँ पे जो नॉर्मेलिटी या पैथोलॉजी आ गई होती है टिश्यू में, तो हम उसको फिर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि आया ये जो काज था एक्चुअली डेथ का, ये क्या था, ये ऑटोमेटिक चेंजेस की वजह से था या जो है वो किसी डिजीज़ की वजह से था। तो उसकी वजह से जो है फिर हमें डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। इस वजह से हम टिश्यू को सून आफ्टर द डेथ लेते हैं ताकि वो हम जो उसके अंदर चेंजेस आने वाली हैं उन चेंजेस को हम मज़ीद रोक दें और हमें एक्चुअल काज का पता चल जाए कि डेथ किस वजह से हुई है। Second, the sample should be fixed immediately. When we have taken any type of sample, they should be fixed immediately. मतलब है कि आपने जो सैंपल ले लिया किसी ऑर्गन से, तो उसमें आपने चूँकि उसको केमिकल में डालना है, उसको प्रिजर्व करना है, उसमें टाइम नहीं लगाना है कि वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ले लिया तो फिर थोड़ा सा आपने कहीं पे रख दिया, उसके बाद फिर आपने फिक्सेटर में उसको रख दिया। नहीं, जब आपने एक दफ़ा टिश्यू ले लिया उसको आपने जल्दी जल्दी प्रिजर्व करना है, उसको फिक्स करना है। द टिश्यू पीस शुड बी रिमूव्ड विद क्लीन एंड शार्प नाइफ और ब्लेड। जिस चीज़ को आप यूज़ कर रहे हैं, जिस नाइफ को यूज़ कर रहे हैं, स्कैल्पर को यूज़ कर रहे हैं, वो आपका शार्प होना चाहिए ताकि एक ही कट से आप उस टिश्यू को सेपरेट करें, उस ही सैंपल को ले लें, स्पेसिमन को ले लें उस ऑर्गन से, और उसमें मज़ीद जो है वो आपका जो स्कैल्पर है या जो नाइफ है जहाँ से जिससे आप काट रहे हैं उसको, तो वो ब्लंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब वो ब्लंट होगा तो उस पर आप प्रेशर डालेंगे, प्रेशर की वजह से उसको काटेंगे या जो है बार बार उसको रगड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि टिश्यू में डैमेज आ जाएगा। आप उसको टिश्यू को खुद जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसकी इंटीग्रिटी को ख़राब कर रहे हैं। ऑप्टिमम टिश्यू थिकनेस शुड बी 5 to 6 मिलीमीटर। टिश्यू की जो थिकनेस है, जो सैंपल आप कलेक्ट कर रहे हैं, उसकी थिकनेस तकरीबन आपके पास 5 to 6 मिलीमीटर होनी चाहिए। मोटी क्यों नहीं होनी चाहिए? उसका रीज़न ये है कि जब हम उसको किसी फिक्सेटर में रखते हैं, उस सोल्यूशन में रखते हैं, तो उस सोल्यूशन के दौरान यानी एक पेनिट्रेशन होती है इसमें इस केमिकल्स की, इस फिक्सेटिव की विद इन द टिश्यू, तो वो पेनिट्रेशन फिर सही नहीं होगी। जो आउटर साइड पे सेल्स हैं उनकी तो पेनिट्रेशन हो जाएगी, लेकिन जो सेंटर वाले सेल हैं वहाँ तक चूँकि पेनिट्रेशन में टाइम लगता है, उसकी वजह से अगर टिश्यू मोटा है तो वो टाइम लगाने की वजह से सेल की अपनी जो डेथ है वो हो जाएगी ऑटोमेटिक चेंजेस की वजह से, और उसमें जो हमारा मकसद होगा फिक्सेटिव का वो सही जो है एकम्प्लिश नहीं होगा। Greater size of tissue should be avoided as it causes to decrease penetration of fixative। जिस तरह मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, अगर हम टिश्यू सैंपल को बड़ा ले लेते हैं तो
तो उसमें पेनिट्रेशन का पावर जो है वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से टिश्यू सही फिक्स नहीं होता। टिश्यू पीस शुड नॉट बी क्रश्ड और बेंट। आप जो सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, जो टिश्यू सैंपल आप कलेक्ट कर रहे हैं किसी ऑर्गन वगैरह से, तो उसको आपने कोई प्रेशर वगैरह उसको नहीं डालना उस पर, और न ही उसको बेंड करना है, मरोड़ना वगैरह है। अगर आप ये प्रोसेस करेंगे, ये गलती आपसे होगी, तो फिर एंड पे जो आपकी सेल की इंटीग्रिटी होगी, जब आप उसको लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो वो आपको सही नज़र नहीं आएगा, सेल या टिश्यू वगैरह जो है सारा डैमेज होगा। सेकेंड हमारा जो है वो प्रिजर्वेशन या फिक्सेशन का प्रोसेस है। जब हमने टिश्यू को सेलेक्ट कर लिया, वहाँ से टिश्यू सैंपल जो है कलेक्ट कर लिया, तो उसको हम अभी फिक्सेटर में डालेंगे। फिक्सेटर में डालने का मकसद ये होता है कि उसके अंदर जो चेंजेस होती हैं उन चेंजेस को हम रोक लें। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फिक्सेशन कहते हैं। फिक्सेशन इज़ अ क्रिटिकल स्टेप इन प्रिपरेशन ऑफ हिस्टोलॉजिकल सेक्शंस बाय विच biological tissue are preserved from decay, thereby preventing autolysis or putrefaction। यानी ये एक हमारे पास हिस्टोलॉजिकल सेक्शन के जो प्रिपरेशन है उसमें एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल टिश्यू को प्रिजर्व करते हैं ताकि वहाँ पे डिकम्पोजिशन उसकी ना हो, उसकी डिके ना हो, और इसके अलावा उसके अंदर जो चेंजेस आने वाली हैं ऑटोलिसिस की वजह से या कोई उसके गल सड़ जाने का जो प्रोसेस है उसको हम रोक देते हैं ताकि वो उसमें ना हो और टिश्यू हमारे पास लाइफ लाइक स्टेट में जो है प्रेजेंट रहे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फिक्सेशन कहते हैं। फिक्सेटिव चूँकि उसके लिए हम यूज़ करते हैं, वो सोल्यूशन जो होता है, वो केमिकल जो होता है वो हमारे पास होता है, उसको हम फिक्सेटिव कहते हैं। तो फिक्सेटिव क्या चीज़ है? इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस। ये केमिकल सब्सटेंस है that is used to preserve or stabilize biological material prior to microscopy or other examination। यानी जब हम किसी बायोलॉजिकल मटेरियल को ले लेते हैं तो उसको हम बाकायदा प्रिजर्व करते हैं, उसको स्टेबलाइज करते हैं ताकि उसके अंदर चेंजेस ना हो, उन चेंजेस को रोक देते हैं। तो ऐसा केमिकल जो जिसमें प्रॉपर्टी होती है कि वो इन चीज़ों को रोक दे, उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है उसको स्टॉप कर दे वहीं पे और उसको मज़ीद आगे न बढ़ने दे, तो इस केमिकल को हम क्या कहते हैं? फिक्सेटिव कहते हैं। फिक्सेटिव एंड प्रिजर्वेटिव्स आर यूज्ड अल्टरनेटिवली। हम प्रिजर्वेटिव्स भी यूज़ करते हैं और फिक्सेटिव भी यूज़ करते हैं, लेकिन अमूमन फिक्सेटिव जो है हम किसी बायोलॉजिकल ऑर्गन्स या टिश्यू वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जो आम प्रिजर्वेटिव्स हैं उस वो टर्म हम अमूमन जो हमारे पास ऑर्गेनिक मेटल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिस तरह हम खाना फूड आइटम्स वगैरह है इस तरह है, तो उसको हम जब प्रिजर्व करते हैं फॉर लॉन्ग टाइम तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं कि ये कौन सा केमिकल है, दीज आर प्रिजर्वेटिव्स। अब इस फिक्सेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों करते हैं हम इस फिक्सेशन को? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिजर्व सेल्स एंड टिश्यू कंपोनेंट्स इन लाइफ लाइक स्टेट। हमारे पास जो कोई ऑर्गन या टिश्यू है, जब हम वहाँ से कलेक्ट करते हैं तो हमारा मकसद ये होता है जब हम उससे स्लाइड तैयार करते हैं तो स्लाइड के जो सेल्स होते हैं वो हमें इस तरह नज़र आए जिस तरह वो लाइव कंडीशन में बॉडी में लाई करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि उसमें चेंजेस ना हो और सेल जो है हमें उसी तरह नज़र आ जाए जिस तरह किसी लाइव ऑर्गन या लाइव बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। टू प्रिवेंट और अरेस्ट द डीजनरेटिव प्रोसेसेस व्हेन ब्लड सप्लाई इज स्टॉप। क्योंकि जब ब्लड सप्लाई किसी ऑर्गन को रुक जाती है तो सेल्स या टिश्यू की डेथ हो जाती है। जिस तरह एक इंडिविजुअल की अगर डेथ हो जाती है तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई रुक जाती है, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाता है, उसकी डेथ होनी शुरू हो जाती है। उस डेथ से उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस फिक्सेटिव को यूज़ करते हैं ताकि जो सेल जिस कंडीशन में है मज़ीद उसमें चेंजेस ना आए, वहीं पे उन चेंजेस को रोक देते हैं, इसलिए करते हैं। टू प्रिवेंट पोस्टमार्टम चेंजेस सच एज ऑटोलिसिस। ऑटो मीन्स सेल्फ, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, यानी सेल की ब्रेक डाउन बजाते खुद हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए पोस्टमार्टम यानी डेथ के बाद उसको रोकने के लिए हम ये फिक्सेशन का प्रोसेस करते हैं। टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ सेल, सेल की अपनी जो वजूद है उसको कायम रखने के लिए हम क्या करते हैं, यही फिक्सेशन का प्रोसेस करते हैं। टू कोगुलेट द सेल प्रोटीन्स एंड इंट्रासेलुलर बॉडीज, सेल के अंदर जितने प्रोटीन्स होते हैं या इंट्रासेलुलर बॉडीज होती हैं उनको कोगुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको फिक्स करने के लिए हम
यही फिक्सेशन का प्रोसेस करते हैं। टू प्रिवेंट द सेल फ्रॉम डिस्टॉर्शन ऑफ श्रिंकेज, क्योंकि सेल की डेथ के बाद जो है उसकी श्रिंकेज हो जाती है, उस श्रिंकेज से बचाने के लिए उसकी जो बिल्कुल अपनी साख्त है, अपनी वजूद है, उसको उसी ही कंडीशन में रखने के लिए जो है हम क्या करते हैं, यही फिक्सेशन करते हैं। टू फैसिलिटेट द प्रॉपर स्टेनिंग ऑफ टिश्यू, क्योंकि जब हम कोई टिश्यू देखते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, जब तक वो स्टेन ना हुई हो हम उसको नहीं देख सकते, तो उसको हम प्रॉपर तरीके से स्टेन करते हैं। तो फिक्सेशन का एक पर्पज़ ये भी है कि जब हम उसको फिक्सेटिव, अच्छा फिक्सेटिव यूज़ करते हैं तो उसकी जो स्टेन की एबिलिटी है, स्टेन की जो एफिनिटी है फॉर टिश्यू, वो इंक्रीज हो जाती है और उसकी विजिबिलिटी अच्छी हमें नज़र आती है, क्लियर कट डिटेल हमें प्रोवाइड करते हैं, इस वजह से उसकी फिक्सेशन करते हैं। टू प्रिवेंट द ड्राइंग ऑफ टिश्यू, टिश्यू को ड्राई होने से बचाने के लिए हम फिक्सेशन करते हैं ताकि उसकी ड्राइनेस ना हो। अब प्रॉपर्टीज ऑफ गुड फिक्सेटिव, जो केमिकल सॉल्यूशन हम यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड द फिक्सेटिव। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फिक्सेटिव? प्रॉपर्टीज जो है कुछ उसके पॉजिटिव क्वालिटीज भी हैं और इसके अलावा कुछ उसके नेगेटिव जो है प्रॉपर्टीज भी हैं हमारे पास, क्योंकि हम उस बेस पे किसी फिक्सेटिव को सेलेक्ट करेंगे जिसके अमूमन पॉजिटिव हमारे पास इम्पैक्ट ज़्यादा हो, तो उस फिक्सेटिव को हम सेलेक्ट करेंगे। सो it should quickly penetrate into tissue. We will select such type of fixative that has maximum penetration power within limited time. यानी हम ऐसे फिक्सेटिव को सेलेक्ट करेंगे जिसमें उसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा हो, टिश्यू के अंदर वो जल्दी पेनिट्रेट कर जाता हो, जल्दी फिक्सेशन करता हो, सेल की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता हो शॉर्ट टाइम में, तो हम ऐसे फिक्सेटिव को सेलेक्ट करेंगे। It should be less toxic, as some chemical are very toxic for human body. टच के ज़रिए या इरिटेशन के ज़रिए या एयरबॉर्न के ज़रिए उसके वेपर्स जो है बॉडी में जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो टॉक्सिक होते हैं। तो हम कोई ऐसा जो है फिक्सेटिव लेंगे जिसके टॉक्सिक इफेक्ट कम हो। इट शुड बी इजीली अवेलेबल इन द मार्केट, वो मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि आप कोई जो है फिक्सेटिव अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके बारे में नेट वगैरह पे आपने देख लिया वो, लेकिन वो वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है आपके। फॉर एग्जांपल आपके पास इस एरिया में अवेलेबल नहीं है या विद इन द कंट्री अवेलेबल नहीं है, आप उसको फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो चूँकि ईजिली अवेलेबल नहीं है, आपको प्रॉब्लम होगा दोबारा अगर कम भी पड़ जाए। तो इस वजह से हम ऐसा फिक्सेटिव यूज़ करेंगे जो हमारे लिए ईजिली अवेलेबल हो विद इन द एरिया। इट शुड कैलकुलेट द प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल, सेल की जो लिविंग पार्ट है उसको वो ईजिली कैलकुलेट करता हो, उसमें जो केमिकल चेंजेस आ रहे होते हैं उसको एक्चुअली जल्दी से रोक देता हो, तो हम ऐसे कैलकुलेट जो है फिक्सेटिव को यूज़ करेंगे। इट शुड बी इकोनॉमिकल, मीन्स इट शुड नॉट बी टू कॉस्टली, वो ज़्यादा महंगा ना हो, उसकी प्राइस ज़्यादा ना हो। अगर उसकी प्राइस ज़्यादा होगी जो आपके जो अप्रोच से बाहर है, तो आप वो फिक्सेटिव यूज़ नहीं करेंगे। It should prevent the tissue from shrinkage and distortion during dehydration and embedding. Dehydration and embedding are the further processes that we will study in the next classes. These are also included in the preference section technique while preparation of microscopic sections. So, dehydration means the removal of water from the tissue. ये एक process है, हम इसको अगली classes में पढ़ेंगे जब हमारे होंगे उसके microscopic section, जब हम उसको तैयार करते हैं तो उसमें ये भी प्रोसेस है। और इसके अलावा एम्बेडिंग भी एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि बाकायदा टिश्यू को जो है पैराफिन जो है उसमें रख देते हैं। तो ये दो प्रोसेसेस हैं। उस दौरान भी अगर टिश्यू की चूँकि हमारे पास श्रिंकेज हो जाती है, उससे वाटर कंटेंट्स निकल जाते हैं, उससे बचाने के लिए भी हम क्या करते हैं, यही जो है गुड फिक्सेटिव यूज़ करते हैं ताकि वो श्रिंकेज से उसको बचाए। Now there are various types of fixation that are used normally में जो हमारे पास दो तरह के हैं, that is the physical method and the chemical method. Usually we use chemical methods. Physical methods में हमारे पास हीट है कि हम हीटिंग करते हैं, टिश्यू को थोड़ा सा हीट दे देते हैं। अमूमन ये प्रोसेस हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ करते हैं। जब उसका हम स्मेयर तैयार करते हैं तो थोड़ा सा उसको हीटअप करते हैं ताकि उसके अंदर जो केमिकल चेंजेस हैं जो सेल के अंदर उसको हम रोक देते हैं।
माइक्रोवेविंग ये भी एक टेक्निक है, माइक्रोवेव ओवन में रख देते हैं उसको, जिसका टेम्परेचर तकरीबन 37 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये भी इसके ज़रिए भी हम फिक्सेशन कर सकते हैं। इसके अलावा क्रायो प्रिजर्वेशन, अमूमन ये प्रोसेस हम यूज़ करते हैं हिस्टोकेमिस्ट्री वगैरह में। तो ये इंतहाई कोल्ड कंडीशन में हम टिश्यू को रख देते हैं, जिसकी वजह से फिर उसके अंदर जो चेंजेस हैं वो नहीं आती और टिश्यू जो है वो प्रिजर्व हो जाता है। इन केमिकल मेथड्स वी कीप द टिश्यू और द सैंपल इनसाइड द केमिकल सॉल्यूशन, किसी केमिकल सॉल्यूशन में हम डालते हैं जिसको हम फिक्सेटिव करते हैं, उसमें इमर्स करते हैं, डबो देते हैं उसको, ताकि केमिकल जो है उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए और उसकी फिक्सेशन कर दे। फिक्सिंग एजेंट्स हमारे पास काफ़ी हैं। फर्स्ट वन इज दी फॉर्मल्डिहाइड। अब ये डिफरेंट फिक्सेटिव्स हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास एक केमिकल फॉर्मल्डिहाइड है, ये गैसियस फॉर्म में होता है, लेकिन जब हम इसको डिस्टिल्ड वाटर वगैरह में कर देते हैं, मिला देते हैं उसके साथ, फिर हमारे पास उसकी जो कंसंट्रेशन होती है बेसिकली 37 to 40% जो है फॉर्मल्डिहाइड अगर हमारे पास है तो उसको हम फॉर्मलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मलिन कहते हैं। तो 37 to 40% अगर हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड यानी डिस्टिल्ड वाटर में अवेलेबल है तो उसको हम क्या कहेंगे? फॉर्मलिन कहेंगे। और ये हमारे पास प्योर फॉर्मलिन होगा, मीन्स एब्सोल्यूट होगा, 100% प्योर फॉर्मलिन होगा, ठीक है। उसके पर हम वेरियस कंसंट्रेशन जो है वो तैयार करते हैं, आगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मल्डिहाइड के हमारे पास ये अमूमन जितने भी हमारे टिश्यू सैंपल्स हैं हम उसको इसमें ही प्रिजर्व करते हैं, इजीली अवेलेबल है, इसके मुख्तलिफ एडवांटेजेस हैं, तो इसको आगे डिस्कस करते हैं। एडवांटेजेस, दीज आर दी रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, ये इतना महंगा नहीं है, कॉस्टली नहीं है, इट इज़ इजीली अवेलेबल है, तकरीबन हर जगह पे आपको मिल सकता है फॉर्मलिन, हर एरिया में तकरीबन अवेलेबल होता है। ये क्या करता है? प्रेसिपिटेट प्रोटीन्स, प्रोटीन की प्रेसिपिटेशन कर देता है, यानी उसको क्या करता है? उसको कोगुलेट कर देता है, वहाँ पे प्रोटीन की फिक्सेशन कर देता है। लिपिड्स वेल प्रिजर्व, अगर हम लिपिड्स को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो इसके लिए ये बड़ा सूटेबल फिक्सेटिव है। It favors the staining of acidic structures, जो एसिडिक स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल्स के, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियाई, उसके लिए ये बड़ा स्टेन की जो एफिनिटी है उसको बढ़ा देता है, यानी स्टेन पर अच्छी तरह ले लेते हैं न्यूक्लियस वगैरह, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये इसके एडवांटेजेस हैं। इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ नुकसानदेह भी हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इरिटेंट फॉर आइज, ये जो है आई के लिए इरिटेंट है, आपकी लिक्रेमेशन शुरू हो जाती है, आंखों से आना शुरू हो जाते हैं अगर आप इसको एक्सपोज होते हैं तो, ठीक है, इस केमिकल को। तो इट काजेज एलर्जिक सेंसिटिविटी, इससे थोड़ी सी एलर्जिक, बाद लोग जो होते हैं वो थोड़े से इससे एलर्जिक भी होते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर उनको एलर्जी वगैरह भी हो जाती है इससे। इट काजेज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्किन प्रॉब्लम्स, आई इरिटेशन, अगर ये स्किन के साथ जो है आप उसको बार बार टच करते हैं, यू विल हैंडल दिस केमिकल इन एनाटॉमी क्लासेस, तो आप जब उसको बार बार हैंडल करते हैं, आपके हाथ उससे लगते हैं, तो उसकी वजह से आपके जो हाथ हैं वो भी थोड़े से उसके साथ इरिटेशन काज करते हैं, ठीक है, उसकी स्लफिंग वगैरह सी हो जाती है, तो ये उसका नेगेटिव इफेक्ट है। इसके अलावा इसके अगर वेपर्स हैं वो आपके लंग्स में बार बार चले जाते हैं, आप बार बार उसको एक्सपोज होते हैं, तो ये इसके मुख्तलिफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन भी उसको काज कर देता है, सेल को थोड़ा सा डैमेज कर देता है। इसके अलावा दोज पीपल हु आर मोर एक्सपोज टू दिस केमिकल, especially the people that are working are the lab attendants, are the technicians that are mostly working with this chemical, especially in the anatomy lab, तो उनको अगर ज़्यादा टाइम के लिए एक्सपोज किया जाए तो फिर लंग कैंसर का भी खतरा होता है। इट इज़ कार्सिनोजेनिक, मीन्स कैंसर काजिंग एजेंट भी है, कैंसर भी इसकी वजह से फिर हो सकता है अगर बार बार उसको आप एक्सपोज हो रहे हैं। So formalin can be used in different concentrations in different solutions, जो हम इससे मुख्तलिफ किस्म के सोल्यूशन बनाते हैं। फर्स्ट वन इज द 10% फार्मलिन,
It is also used in the anatomy labs for the various types of animal cadavers. मतलब है कि जो एनिमल के हमारे पास काफ़ी आ जाते हैं उसको हम एम्बामिंग उसकी कर देते हैं, जब आप डिसेक्शन के लिए उसको यूज़ करते हैं तो हम 10% फॉर्मेलिन ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने उसके हिस्टोलॉजिकल सेक्शन नहीं बनाने होते, जस्ट ग्रास चेंजेस उसमें ग्रास स्टडी हम उसकी करते हैं, तो इसलिए हमें इतने टाइम के लिए जो है 10% फॉर्मेलिन भी हमारा चल जाता है। लेकिन इसमें हम टिश्यू को भी प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर हिस्टोलॉजिकल सेक्शन, लेकिन उसमें मसला ये होता है कि इट इज़ नॉट यूज फॉर द लॉन्ग पर्पज़। हम लॉन्ग टाइम के लिए जो है टिश्यू को 10% में जो है यूज़ नहीं कर सकते, प्रिजर्व नहीं कर सकते, फिक्स नहीं कर सकते। वजह ये होती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें प्रेसिपिटेशन हो जाती है, फिर उसमें चेंजेस आ जाते हैं, उसका pH चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिर जो है फिक्सेशन के लिए इतना सही नहीं होता। तो हम 10% फॉर्मेलिन में जो माइक्रोस्कोपिक सेक्शन के लिए है उसको ज़्यादातर टाइम के लिए प्रिजर्व नहीं करते। अलबत्ता अगर आपने कुछ 5 दिन के लिए जो है उसमें प्रिजर्व करना है, इवन कि 10 दिन वगैरह के लिए करना है, फिर तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम उसका दूसरा जो है फॉर्मेलिन का सोल्यूशन यूज़ करेंगे। तो 10% फॉर्मेलिन मीन्स कि फॉर्मेलिन उसमें कितना होगा, हमारा 10 ml होगा और 90 ml जो है उसमें डिस्टिल्ड वाटर होगा। ये हमारा 100 लीटर फाइनल वॉल्यूम उसका बनेगा, तो ये क्या होगा, 10% formalin होगा। The other formalin solution that is mostly and commonly used in the histopathology lab is the neutral buffer formalin solution। चूँकि इसमें हमारा जो है pH चेंज नहीं होता, बफर उसमें हम डाल देते हैं उस सोल्यूशन में, तो उसके लिए फिर जो टिश्यू है वो हमारा फॉर लॉन्ग टाइम जो है वो प्रिजर्व हो जाता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि इसमें प्रिजर्व कर देते हैं, जिसकी वजह से फॉर लॉन्ग टाइम हम टिश्यू को प्रिजर्व कर सकते हैं और इसकी रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं, अच्छी तरह फिक्सेशन उसमें हो जाती है। इसकी कंपोजिशन क्या है, इसमें फॉर्मेलिन 100 ml होता है और डिस्टिल्ड वाटर 900 ml होता है फॉर 1000 लीटर फाइनल वॉल्यूम हमारा बनेगा। तो उसमें सोडियम फास्फेट मोनोहाइड्रेट 4 ग्राम्स होता है और इसके अलावा जो एनहाइड्रेट सोडियम फास्फेट है वो 6.5 ग्राम्स होता है। मिनिमम टाइम फॉर फिक्सेशन इज 48 आवर्स एट रूम टेम्परेचर। अगर हम किसी टिश्यू को प्रिजर्व कर रहे हैं या फिक्स कर रहे हैं और उसके बाद हमने उसको माइक्रोस्कोपिक सेक्शन बनाने हैं, तो कम से कम आपने उस जो है 48 आवर्स के लिए जो है उसको रखना है। अगर हमने मिनिमम टाइम जो है फिक्सेशन का दैट इज़ 48 आवर एट रूम टेम्परेचर, मतलब है कि आपने कम से कम अगर टिश्यू को जो है प्रिजर्व करना है 3 दिन आप उसको किस में रखेंगे, फिक्सेटो में रखेंगे। इससे कम टाइम आप फिक्सेटो को नहीं देंगे, अदरवाइज फिर पेनिट्रेशन सही नहीं होगी, सही तरीके से उसकी फिक्सेशन नहीं होगी, जिसके बाद फिर आपको प्रॉब्लम्स आएंगे जब आप हिस्टोलॉजिकल सेक्शन उसके बनाएंगे। इसके अलावा टाइम को हम मिनिमाइज भी थोड़ा सा कर सकते हैं, बट वी हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दैट एनवायरनमेंट। उस केमिकल का थोड़ा सा अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा कि हम उस फिक्सेटिव की पेनिट्रेशन पावर को इंक्रीज कर रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा है ना, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो इस तरह जो फिक्सेशन है वो जल्दी जल्दी पर पेनिट्रेट हो जाएगा विद इन द टिश्यू, तो जिसकी वजह से हम फिर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं टेम्परेचर को। लेकिन मज़ीद इंक्रीज़ अगर हम करेंगे काफ़ी ज़्यादा, तो उसकी वजह से फिर होगा कि ये टिश्यू जो है हमारा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो टिश्यू का अपनी जो इंटीग्रिटी है वो हीट की वजह से ख़राब हो जाएगी, इसलिए मज़ीद हम हीट को इंक्रीज़ फिर नहीं कर सकते मोर देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्ड वन इज़ द फॉर्मेलिन सेलाइन। फॉर्मेलिन सेलाइन कंपोजिशन हमारे पास 40% फॉर्मल्डिहाइड है, 100 ml हम लेंगे, सोडियम क्लोराइड 9 ग्राम्स, डिस्टिल्ड वाटर 900 ml और फिक्सेशन टाइम ज़्यादातर हमारे पास 12 टू जो है 24 आवर्स कम से कम उसमें हम रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास दूसरी भी सॉल्यूशंस है जो कि फिक्सेटिव तौर पे यूज़ होती हैं। उसमें इथाइल अल्कोहल है जिसको हम इथानोल कहते हैं, तो ये भी बड़ा अच्छा फिक्सेटिव है, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। टिश्यू की हार्डनिंग कर देता है, क्योंकि अल्कोहल की एक क्वालिटी है कि वो डिहाइड्रेशन कर देता है, टिश्यू को श्रिंकेज कर देता है, उसकी श्रिंकेज कर देता है, वहाँ से वाटर जो कंटेंट्स है वो निकाल देता है, तो टिश्यू की हार्डनेस हो जाती है। इट इज कोगुलेंट्स दैट डीनेचर्स प्रोटीन की जनरेशन कर देता है। यूज्ड टू प्रिजर्व ग्लाइकोजन, पिगमेंट्स, इलास्टिक फाइबर्स। अगर हमने इन चीज़ों की स्टडी करनी है, सेल के अंदर ग्लाइकोजन हो गया,
या पिगमेंट्स हो गए या कुछ इलास्टिक फाइबर्स वगैरह हो गए, तो वो इसकी अच्छी तरह से क्या कर देता है, फिक्सेशन कर देता है। इसके अलावा श्रिंकेज भी कर देता है और टिश्यू की हार्डनिंग कर देता है, जिस तरह मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रोलॉन्ग स्टोरेज। प्रोलॉन्ग स्टोरेज के लिए हम इसमें टिश्यू को प्रिजर्व या फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो श्रिंकेज कर देता है और ड्राई कर देता है, जिसकी वजह से फिर माइक्रोटोमी जब हम करते हैं सेक्शन की, वो स्पेसिमेन की जब हम काटते हैं तो वो काटने में हमारे पास हार्ड चीज़ नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ ब्लेड उसको नहीं काटेगा सही तरीक़े से, हमारे सेक्शन सही नहीं आएंगे, इसलिए उसको ज़्यादा टाइम के लिए इथानॉल में फिक्स नहीं करते। 95% इथानॉल इज़ यूज्ड एज अ फिक्सेटिव फॉर साइटोलॉजी स्मेयर्स। तकरीबन साइटोलॉजी के जो स्मेयर्स हैं उसके लिए फिक्सेटिव के तौर पे यूज़ होता है 95% अल्कोहल। नेक्स्ट वन इज एसीटोन। ये भी एक फिक्सेटिव है, लेकिन उसमें भी अल्कोहल की तरह प्रॉब्लम है। एसीटोन वो चीज़ों को हार्ड कर देता है, टिश्यू को हार्ड कर देता है। इट इज़ यूज फॉर रैपिड फिक्सेशन ऑफ ब्रेन टिश्यू फॉर डायग्नोसिस ऑफ रेबीज। क्योंकि जो सॉफ्ट टिश्यू है हमारे, उसके लिए हार्डनिंग की ज़रा ज़रूरत होती है, तो उसको में हम ऐसे टिश्यू को रख देते हैं जो कि ज़रा ज़्यादा सॉफ्ट हो। जिस तरह रेबी के पेशेंट्स वगैरह होते हैं, तो ब्रेन वगैरह की अगर हमने स्टडी करनी होती है तो हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। इट हार्डन्स, डिहाइड्रेट्स एंड क्लियर द टिश्यू अलॉन्ग विद फिक्सेशन। ये क्या करता है, टिश्यू को हार्ड कर देता है, वहाँ से वाटर कंटेंट्स को निकाल देता है, और इसके अलावा जो है टिश्यू के अंदर अगर कोई जो हमारे पास फैट कंटेंट्स वगैरह है तो उसको भी थोड़ा सा ये क्लियर करके हमें दे देता है। इट इज़ मोस्टली यूज फॉर सॉफ्ट टिश्यूज़। इट इज़ हाईली वोलेटाइल एंड फ्लेमेबल। हाईली वोलेटाइल है, अगर हम उसको सर ढकना खुला छोड़ देते हैं तो इसकी वजह से इसकी ऑपरेशन भी हो जाती है, वह वोलेटाइल फॉर्म में है। इसके अलावा फ्लेमेबल भी है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, इसलिए आग से भी उसको दूर रखना चाहिए। एसेटिक एसिड ये भी एक फिक्सेटिव के तौर पे यूज़ होता है, लेकिन इसमें क्वालिटी ये है कि वो सेल्स की स्वेलिंग कर देता है। तो यूजुअली हमारे पास ये एक ऐसा फिक्सेटिव है, अगर हमसे कोई टिश्यू ज़रा हार्ड हो गया है, किसी और केमिकल में हमने उसको रख दिया है, उसकी हार्डनिंग हो गई है, दोबारा उसको अपनी शेप में लाने के लिए वहाँ से वाटर कंटेंट्स निकल गए हैं, तो हम इसको जो है एसिटिक एसिड में रख देते हैं, जिसकी वजह से वो उसकी स्वेलिंग हो जाती है, दोबारा अपनी कंडीशन में टिश्यू आ जाता है। इट पेनिट्रेट्स वेरी रैपिडली एंड कॉजेज रैपिड फिक्सेशन। फिक्सेशन बड़ी जल्दी कर देता है ये। इट कॉजेज स्वेलिंग ऑफ सेल कंस्टिट्यूएंट्स। सेल के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो उसकी क्या कर देता है, उसकी स्वेलिंग कर देता है। It is used in fixing mixture to contract the shrinkage properties of formalin mercuric chloride। तो ये हम क्या करते हैं, दूसरे ऐसे फिक्सेटिव के साथ उसको यूज़ करते हैं कंबाइनली, ताकि जो दूसरे फिक्सेटिव है वो क्या करते हैं, उसकी श्रिंकेज कर देते हैं, हार्डनिंग कर देता है, लेकिन वो उसकी प्रॉपर्टी ये है एसिटिक एसिड की कि वो थोड़ी सी स्वेलिंग कर देता है, जिसकी वजह से फिर दोनों का असर जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है और सेल जो है दोबारा अपनी कंडीशन में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट वन इज द पेक्रिक एसिड। पेक्रिक एसिड भी हमारे पास टिश्यू को थोड़ी सी हार्डनिंग कर देता है, लेकिन इसमें एक और ड्रॉबैक है कि इसका येलो कलर होता है, जिसकी वजह से वो टिश्यू पे अपना येलो कलर डाल देता है, पीला रंग उस पर डाल देता है, इसका एक डिसएडवांटेज है। लेकिन इसके अलावा फिक्सेशन के तौर पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ हाईली सूटेबल फॉर काइटिनस स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। स्किन के जो काइटिनस स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके लिए ये हम यूज़ करते हैं ये पेक्रिक एसिड, उसको प्रिजर्व करने के लिए। इट इम्पार्ट्स ए येलो कलर टू टिश्यू ड्यूरिंग फिक्सेशन। इट इज़ अ कोगुलेंट फिक्सेटिव एंड डिसरप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है और जो है इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारे पास उसके यानी जब उसकी बाइंडिंग होती है प्रोटीन्स वगैरह की, तो वो उसको क्या कर देता है, कवर कर देता है। इट इज़ रिकमेंडेड टू प्रिजर्व ग्लाइकोजन। अगर हमने ग्लाइकोजन वगैरह की स्टडी करनी है, ग्लूकोज की जो स्टोरेज है विद इन द टिश्यू और सेल्स, उसकी स्टडी करनी है, तो उसके लिए भी पेक्रिक एसिड एक अच्छा फिक्सेटिव है। इट हाइड्रोलाइज न्यूक्लिक एसिड, सो इट शुड बी अवॉइडेड फॉर डीएनए एंड आरएनए स्टडी। अगर हम डीएनए और आरएनए की स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पेक्रिक एसिड को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसको डीनेचर कर देता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है, तो फिर हम डीएनए और आरएनए की स्टडी उसमें से
सेल में नहीं कर सकते, इस वजह से फिर हम पिक्रिक एसिड को एज अ फिक्सेटिव यूज नहीं करेंगे। Considerable amount of shrinkage occurs during the processing of tissues fixed in picric acid containing reagents। ये काफ़ी ज़्यादा श्रिंकेज कर देता है, ये उसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द फिक्सेटिव्स। बंद करो।